thank you so much for watching our videos and welcome to part 3rd, history chapter 1st, rise of nationalism in Europe. So today we are discuss about Napoleon reforms. वो सारे रिफॉर्म जो नेपोलियन लाएगा, जो फ्रांस में उसने इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद इसकी क्या जहाँ जहाँ इसके आर्मी क्या है फॉरवर्ड आउट होगी, वहाँ क्या उन चीज़ों को क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनको सीरियसली क्या है एडोप्ट किया जाएगा. ये जो व्यक्ति हैं, ये जो पर्सन है, यही पर्सन कौन है? नेपोलियन. अगर आपने 9th में डिस्कस किया होगा, 9th में अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपको पता होगी. ठीक है, अब देखो आगे समझना बेटा. छोटा वीडियो है तो ज़्यादा नहीं है, और उसके बाद जो टॉपिक नया शुरू होगा. एंड तो नेपोलियन रिफॉर्म्स, कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो नेपोलियन लाएगा? लिसन केयरफुली. इंट्रोड्यूस द नेपोलियन कोड, सिविल कोड ऑफ 1804. इसे सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं, और इसी कोड को, इसी रिफॉर्म्स का इसी कोड को क्या बोलते हैं? नेपोलियन कोड भी कहा जाता है. इसमें क्या है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ. सबसे पहले क्या है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ. वी नो दैट द इक्वलिटी इज अ फंडामेंटल राइट इन डेमोक्रेटिक कंट्री. सो इन 1789 इफ नेपोलियन अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा है तो ये बहुत बड़ी बात है. उस समय लोगों को पता ही नहीं था इक्वलिटी क्या होती है, बट जैसे उनकी वैल्यूज़ को पता लगा तो एक बहुत बड़ी क्या है क्राउड उनके साथ जुड़ गई. एंड देन एबोलिश द प्रिविलेज बाय बर्थ. कि डेमोक्रेसी के अंदर, नेशनलिज्म की स्पिरिट के अंदर बाय बर्थ कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए. ऑल ह्यूमंस आर इक्वली ट्रीट इन अ पर्टिकुलर कंट्री. सो क्या है, जो जितने जो प्रिविलेज थे बाय बर्थ, उन सबको क्या करना है? वाइंड अप करना है, ख़त्म करना है. सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. एवरी पर्सन हैव ओन प्रॉपर्टी राइट. ठीक है, उनके पास खुद की प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने का, उनके पास रहने के क्या है राइट्स होने चाहिए. लास्ट क्या है? रिफॉर्म एक्सटेंडेड टू डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली एंड जर्मनी. और ये क्या है, जो रिफॉर्म्स हैं वो आगे एक्सटेंड होते गए, आगे फॉरवर्ड आउट होते गए. मान लो मैंने आपको कुछ बात बोला कि वो कुछ वहाँ पे कुछ फंक्शन होने वाला है, कुछ प्रोग्राम होने वाला है, आप बोले हाँ यार, तो फिर आप किसी और को शेयर करोगे, आगे आगे फॉरवर्ड आउट हो जाए, फॉरवर्ड करते रहोगे, तो इससे क्या होगा? मोमेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वो सेम कंडीशन क्या है उस समय वहाँ हुई, क्योंकि जहाँ जहाँ आर्मी जा रही थी सारे रिफॉर्म्स के मोटिवेशन लेके जा रही थी. दूसरा क्या है? एबोलाइज द फेडरल सिस्टम, फ्रीड पीजेंट्स. दूसरा क्या है कि जो ये एक क्या है फेडरल सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जो क्या है कंट्रोल, फ्यू लोग उनको कंट्रोल करें, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अपने हिसाब से क्या है चेंज करें. तो वो क्या है, तो वो उससे उन फेडरल सिस्टम से किनको, जितने जो किसान हैं उनको क्या है फ्री करना चाहते थे. ये भी उसके अंदर में मेंशन था. रिमूव द गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस. जितने भी जो क्या है ये जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे ऑक्यूपेशनल के भी आप पर, जितने जगह बैरियर थे, इन टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इन सारों को ख़त्म करके एक स्मूथ कम्युनिकेशन एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना भी इस रूल के अंदर था. क्या था? इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म लॉ एंड करेंसी एंड मेजरमेंट. एक क्या यूनिफॉर्म लॉ लाना पड़ेगा जो सभी के लिए बराबर हो, करेंसी भी ज़्यादा नहीं हो, 1-2 करेंसी हो, एंड क्या है जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट ना हो. आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही अलग अलग जगह अलग अलग क्या है डिफरेंसेस है. जर्मनी के अंदर देखेंगे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. मिक्स रिएक्शन टू फ्रेंच रूल्स. अब देखो इसका अलग अलग, इस जो आर्मी जो जा रही थी नेपोलियन के साथ, या जो फ्रांस आर्मी थी, उनका मिक्स रिएक्शन रहा लोगों पर. सम पीपल आर वेरी हैप्पी एंड सम पीपल आर वेरी अपसेट. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लेट्स डिस्कस देयर. इनिशियली द वेलकम टू द एज अ लिबरेट. ठीक है, जैसे ब्रसल्स हैं, मिलान है, वार्सा है, जो ये कौन कौन से कंट्री कहाँ पे ये जरूर बताना. तो ये तीनों कंट्री क्या है, ये यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, दे वेलकम क्या है लिबरेट आर्मी को. क्योंकि उन्होंने क्या है उन सब ने उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा और जाना है. आपको पता ही होगा. आगे देखना. लेटर टर्न टू हॉस्टाइल ड्यू टू. अब क्या रीजन थे उसकी वजह से क्या है वहाँ के लोगों को गुस्सा आ रहा था फ्रांस आर्मी के ऊपर कि नहीं आनी चाहिए, इससे बेटर तो वही है. व्हाट इज द रीजन? एक तो क्या है हाई टैक्सेस. क्या टैक्स को बढ़ा दिया, एकदम से बढ़ा कि हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं तो टैक्स तो इंक्रीज हो गई. दूसरा क्या है सेंसरशिप. उनके फ्रीडम के ऊपर क्या है रोक लगा दी. आप सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकोगे जो हमारे हिसाब से सही है. अ थिंग विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू अस यू शुड बी इम्प्लीमेंटेड. तो एक सेंसरशिप थी. क्या थर्ड क्या था? फोर्स टू कॉन्सक्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मी एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम. तो क्या था? हाई टैक्सेस, सेंसरशिप, फोर्स टू कंस्क्रिप्शंस इनटू फ्रेंच आर्मी. दूसरा क्या था? लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया, जबरदस्ती चल तुम
अपने अगर वॉर कंडीशन हो तो लोगों को भर्ती किया जाता है डायरेक्ट, कोई ऐसे बस बेसिक फिजिकल होता है, देन दे अपॉइंट एज अ सोल्जर। तो क्या है, फोर्स टू कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू फ्रेंच आर्मी, जबरदस्ती उनको भर्ती की जा रही थी। और लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम था ही, जब पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होगा तो लोग क्यों आएंगे, वाई दे आर ज्वाइन टू दिस स्ट्रगल, क्योंकि जो मोटिवेशन था शुरुआत में ज्वाइन होने का या उनको क्या वेलकम करने का, वो रियल है उनको फील नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये डाइवर्ट थी, इसकी वजह से लोग क्या है काफ़ी हॉस्टाइल थे, काफ़ी शत्रुतापूर्ण नजरिए से किसको देख रहे थे, फ्रेंच आर्मी को देख रहे थे। कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म डेवलप हुआ, कैसे पूरा राष्ट्र, पूरा यूरोप है वो क्या है नेशनलिज्म में स्पिल्ट हुआ या उसमें इन्वॉल्व हुआ। देखिए द यूरोप इन द मिड 18th सेंचुरी, तो मिड 18th सेंचुरी में यूरोप कैसा था उसके कंडीशन जानेंगे। ऐसे बहुत सारे कंट्री थे उस समय मिड 18th सेंचुरी में जो क्या थे, नेशन स्टेट नहीं थे, नो नेशन स्टेट, क्या नहीं थे, नेशन स्टेट नहीं थे। क्यों नहीं थे उसका रीजन हम जानेंगे। कौन कौन से कंट्री लाइक जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वे आर नॉट यूनिफाइड। उस टाइम तक क्या है, ये सारे कंट्री यूनिफाइड नहीं थे, एकजुट नहीं थे, उनके में अलग अलग देखेंगे। इटली और जर्मनी के बारे में तो हम स्पेशली इस चैप्टर में आगे जानेंगे। रीजन क्या है, दे वर डिवाइडेड इनटू द किंगडम, डचेज एंड कैंटोन्स, दीज आर द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो क्या है, अलग अलग किंगडम के अंदर कुछ डचों ने कंट्रोल किया था, कुछ कैंटोन्स प्रोविजंस में आएगा। तो ये सारे लोग क्या हैं, अपने अलग अलग इनके क्या है, अलग अलग ऑटोनोमस रूलर थे, ऐसे रूलर्स जो कि अपने हिसाब से सिस्टम क्या है इम्प्लीमेंट करते थे। और वहाँ पे क्या था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की का सिस्टम था। इसकी वजह से क्या है, वहाँ अलग अलग प्रोविजन डिवाइड थे, वहाँ से उनके आपस में लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं थी जो उनको यूनाइट कर सके। देखना तो क्या है, अब ऑटोक्रेटिक मोनार्की क्या होती है समझना। द ईस्टर्न, देखो इसका कंडीशन समझाता हूँ मैं आपको। ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप वर रूल्ड बाय द मोनार्कीज। ईस्टर्न जो सेंट्रल यूरोप है इसको कौन रूल्ड करेगा, मोनार्की। अब इन्होंने क्या बोला, ये जो ईस्टर्न वाला है, इधर वाला, ये वाला जो एरिया है और जो सेंट्रल वाला है, ये जो प्रोविजन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मोनार्कीज कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कर रहा है बेटा, मोनार्की। तो क्या समझा हमने, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर रूल्ड बाय द मोनार्च, पीपल लिव अंडर द ऑटोक्रेटिक रूल्स। ये जो रूलर्स हैं इनके क्या है अंडर में क्या है, ये रहते हैं विदाउट एनी शेयर्ड आइडेंटिटी। इन ये समझते हमारा राजा एक है बस, बाकी इनमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो इनको यूनाइट कर सके। बट कैसे इन क्या है, डाइवर्स थिंकिंग वाले लोगों में जिसके अंदर क्या है यूनिफाइड आइडेंटिटी नहीं थी या यूनिफाइंग फीलिंग नहीं थी, जिससे वो अपने आप को एक स्पिरिट के रूप में क्या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन एक ही था कि उनके रूलर क्या थे, एक थे। आगे समझना बेटा, ये मैप नोटिस बार बार ये मैप आता रहेगा बीच में। अब देखो क्या है, लैक ऑफ यूनिटी, किस रीजन की वजह से उनमें नेशनलिज्म स्पिरिट डेवलप नहीं हो पाई। देखना, एक तो क्या है, द पीपल बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप से थे, कोई रिलीजियस डिफरेंट थे, कोई क्या है लिंग्विस्टिक डिफरेंट थे, अलग अलग कस्टम थे। अब अलग अलग लोग कैसे पॉसिबल है, इंडिया के अंदर भी क्या है अलग डिफरेंट लैंग्वेज के स्टेट को यूनाइट करके क्या है कंट्री बनाई, तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रगल था उनके सामने। तो स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड हैड सेपरेट कल्चर, उनका क्या है डिफरेंट लैंग्वेज थी और डिफरेंट क्या है कल्चर है, उसकी वजह से उनको यूनाइट करना काफ़ी मुश्किल था। नो कॉमन सेंस ऑफ नेशनलहुड, ऐसी कोई फीलिंग थी नहीं उसके अंदर कि वो उनको सभी को यूनाइट कर सके, उनको क्या है एक राष्ट्र के रूप में क्या है इनबिल्ड कर पाए। अब देखो यहाँ तक हमने राइटिंग प्रोसेस को मतलब समझा है, जाना है।